लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की अप्रत्याशित हार हुई है, इसके बाद अनुप्रिया पटेल की एक चिट्ठी आई। वो चिट्ठी जिस तरह उन्होंने लिखी थी कि कुछ पिछड़े जो समाज के लोग हैं, किस तरह से उनकी नियुक्तियों में घपलेबाजी हो रही है। इसके बाद उनके पतिदेव जो हैं आशीष पटेल हैं, वो भी मंत्री हैं, प्रदेश में मंत्री हैं, उनकी भी कुछ नाराज़गी की खबरें थी। और इसी बीच में एक तो बीजेपी के विधायक हैं, जौनपुर से बदलापुर के विधायक हैं, वो सीधे शिकायत, उन्होंने एक वीडियो बनाया 2 मिनट का और सीधे शिकायत की किससे? दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृहमंत्री अमित शाह से कोई निवेदन किया है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये सब सारी कवायद चली रही थी। अभी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें जो है केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली है जिसको लेकर पूरा चर्चा हो रहा है। तो ये सब सारे जो घटनाक्रम हुए हैं लोकसभा चुनाव के बाद जो है, ऐसे में एक बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की दोबारा साजिश हो रही है। हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव जो 22 में, इससे पहले किस तरह से उनको लेकर तरह तरह की खबरें बनाई गई हैं और मीटिंग्स वगैरह हो रही थी, दिल्ली के बड़े बड़े नेता आ रहे थे। तब ये हो रहा था कि हो सकता है शायद हटा ही दें, शर्मा जी को बना दें। शर्मा जी कौन? ए के शर्मा जी, जो कि बड़े करीबी थे नरेंद्र मोदी जी के, और इसके बाद किस तरह उनको इस्तीफ़ा दिलवाकर यहाँ लखनऊ में बैठाया गया। पता चलता है कि 6 महीना तो सीएम योगी तो समय ही नहीं दिए थे उनको बतियाने के लिए। तो तमाम मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ नदी टीवी के प्रभु पटेरिया सर हैं, विवेक शुक्ला जी हैं। सर, आपसे शुरुआत करेंगे। ये जो सारी कसरत चल रही है बीजेपी के अंदर, एक बड़ा सवाल है, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाते हैं तो उनका विकल्प कौन होगा? देखिए, पहली बात तो जहाँ तक मुझे समझ में आती है, विकल्प का तो सवाल ही नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है उत्तर प्रदेश के, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरे हैं। जब हम बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची बनती है कहीं की, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के बाद नाम होता है योगी आदित्यनाथ का। प्रचार में सबसे ज़्यादा डिमांड उनकी होती है। वो एक चेहरा ऐसा बन गए हैं जिनका भगवा इमेज के साथ बुलडोजर, जिसने पूरे देश में एक माइलस्टोन सेट किया हुआ है कि अपराधियों पर कार्रवाई, गुंडों पर कार्रवाई, अतिक्रमण को रोकना, इस तरीके की जो कार्रवाई है वो सारी कार्रवाई पर उनका बड़ा जोर है। तो एक सुशासन की दिशा में यदि लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से देखें तो उसका भी वो चेहरा है। अब निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इस बार के लोकसभा चुनाव में सीटें कम हो गई हैं, समाजवादी की ज़्यादा हो गई हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति होती है तो इस तरीके के सवाल उठते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात जो आपने कही वो यही है, केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है, उसको लेकर एक खदबदाहट वहाँ पर शुरू हो गई। और जब लंबे समय तक सरकार होती है, आपकी बड़े बहुमत की सरकार होती है, तो उस तरीके की स्थिति में हमेशा ये मान के चलिए कि मुख्यमंत्री जो है संगठन से सर्वा होता है। उसका चाहे मध्य प्रदेश में पहले की स्थिति में देखें तब भी यही था, कांग्रेस के रिजिम में भी यही होता है। तो उस स्थिति को लेकर अब चूँकि सीटें कम हो गई हैं तो एक प्रभाव इसका जो है, तो ये बूमरैंग थोड़ा सा मच रहा है वहाँ पर। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि कोई विकल्प सामने आ सकता है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को बनाते उनकी अपनी लिमिटेशन है। वो वैसा चेहरा नहीं है, उप मुख्यमंत्री जरूर नहीं, लेकिन वो चेहरा नहीं है जो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाहर बीजेपी के लिए मदद कर सके। ब्रजेश पाठक को देखें, वो भी ब्राह्मण समाज से हैं, तो निश्चित तौर पर यूपी का जो पूरा कलेवर है उसमें वो भी उतने मुफीद नहीं होते आज की पॉलिटिक्स में देखते हुए। एक चेहरा इसमें जो नज़र आता है वो स्वतंत्र देव सिंह का नज़र आता है, जो कि फिलहाल अब पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, बड़े मंत्री रहे, बड़ा उनका योगदान रहा उत्तर प्रदेश में। जो बीजेपी आज जहाँ पहुँची है उस संगठन की जमावट में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो यदि बदलाव होता है तो उसमें शायद केशव प्रसाद मौर्य भी एक चेहरा है, उसमें ब्रजेश पाठक एक चेहरा हो सकते हैं, और एक बड़ा चेहरा जो निकलकर सामने दिखाई देता है स्वतंत्र देव सिंह। और जिस तरीके से आपने कहा ए के शर्मा, तो वो प्रशासनिक अधिकारी रहे, नरेंद्र मोदी जी ने उनको यहाँ भेजा जरूर, यहाँ पर कमान भी दी है, लेकिन वो कद पा जाना किसी को योगी के बराबर मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से संभव हो पाएगा। हमारे साथ विवेक शुक्ला जी हैं, जो उत्तर प्रदेश से आते भी हैं और वहाँ की जो पूरी सियासत, जो कुछ भी हो रहा होता है, दिल्ली का जो डेवलपमेंट है उसको बहुत नज़दीक से देखते हैं। ये जो बदलापुर के विधायक जी ने जो टिप्पणी की थी, जो वीडियो बनाया था, आपको लगता है कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता के दायरे में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल, संगठन की अगर बात करें तो अनुशासन के दायरे के बाहर जाके उन्होंने ऐसा किया। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव के बाद
भाजपा के अंदर जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर हड़बड़ाहट है, या फिर एक बैकवर्ड का जो एक लॉबी है जो वोट के परसेंटेज में भी जो है इंडिया अलायंस की तरफ गया, उसको लेके इनके सहयोगी दलों की जो बीच में कुतरन चल रही है, एक तरीके से बयानबाजी चल रही है, चिट्ठी लेखन चल रहा है, संदेशों का आना जाना चल रहा है, फ़ोन पे बात हो रही है, दिल्ली जाना हो रहा है। अभी आज देखिए, अब नई खबर है कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली गए हैं। तो इन सब तमाम खबरों के बीच में क्षण के जो बातें आती हैं, वो ऐसा लगता है जैसे लोग बहुत हड़बड़ी में नेतृत्व परिवर्तन के। आप देखें कि जैसे भी पटेरिया साहब बोल रहे थे, इनके पास से मैं सहमत हूँ कि अभी कोई इस तरीके से एक बड़ा व्यक्तित्व, एक बड़ा चेहरा जो है नहीं है जो कि एक डोमिनेंट फिगर हो यूपी में। योगी के अल्टरनेट की बात कर रहे हैं, तो उसमें जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम है, ब्रजेश पाठक का नाम है, स्वतंत्र देव सिंह का जैसे आपने बताया है। अभी आज तो चर्चा ये भी हो रही है कि स्मृति ईरानी को भी लाया जा सकता है, कुछ इस तरीके से बात है। अब पता नहीं किसमें सच्चाई कितनी, हालांकि वो देखिए मीटिंग में भी थी वहाँ पे, जो कार्य समिति की बैठक हुई थी। लेकिन जो योगी का एक चेहरा है, जिससे स्टार प्रचारक हैं, हिंदी भाषाभाषी क्षेत्रों में उनकी ठीक ठाक पकड़ है। दिल्ली का आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव, वहाँ पे जो सीटें निकल के आई, उसमें योगी के योगदान को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि यूपी और बिहार की बहुतायत आबादी जिन एरिया में रही, यमुना पार के साइड में, वहाँ पे उनका जो वोट प्रतिशत बढ़ा है और सीटें निकल के आई हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, इसमें ज़्यादा तेज़ी से अगर किसी का नाम आ रहा है तो उनका आ रहा है। आप उनके इलाहाबाद और उसके अगल बगल के सीटों पे जहाँ उनका प्रभाव रहा है, उसके रिजल्ट्स आप देखिए, तो मुझे तो नहीं लगता है कि जो अपने क्षेत्र में अपनी ही सीटों को जो सुरक्षित या संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, वो इस तरीके की जिम्मेदारी के लिए अभी परिपक्व हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है कि आप एक उप मुख्यमंत्री के दर्जे पे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि जहाँ हम होते हैं उसी अगर दायित्व का निर्वहन अगर हम ठीक ठाक ढंग से करें, तो बाद में हमारी जवाबदेही आगे क्या होगी, ये संगठन या फिर जनता तय कर लेती है। हम आप जो है किसी तरीके से इस तरीके से अगर हमको वहाँ जाना है, ये है, और उसके पहले तो काबिलियत भी देखी जाती है ना। संगठन, बीजेपी का संगठन बड़ा संगठन, बीजेपी जो है विश्व की एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ की अपनी जो है कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ उनके अपने बायलॉज हैं, इसके हिसाब से जो है ना आउट ऑफ टर्न इस तरीके से पहुँचना मुझे नहीं लगता। अच्छा, कुछ एक और बात है, यहाँ पे केंद्र का दखल जो पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में आया है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। उत्तर प्रदेश की जो भाजपा संगठन, इसमें जो खड़बड़ाहट चल रही है इस बीच में, आप बता रहे कसरत चल रही है, वो सबसे ज़्यादा मैं मायने रखता हूँ कि यहाँ से जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ के नेतृत्व को पता नहीं कि वो किस आशय से वहाँ पर गए हैं, ये बात बहुत ज़्यादा दीगर इसमें लगती है। इस पूरे लोकसभा चुनाव को अगर आप नज़दीक से देखें तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा की सीटें हैं, कैसे टिकटों का वितरण हुआ है, सारी चीज़ें तो डिसाइड दिल्ली से हुई हैं। तो योगी जी का इसमें क्या दोष है? बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जब तक चूँकि लोकसभा के चुनाव थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया चुनाव था, संगठन के लिहाज से चेहरा जेपी नड्डा थे, कमान में अमित शाह थे, तो यदि जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो स्वाभाविक तौर पर उस व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिसके फेस पर आप चुनाव मैदान में उतरे। यूपी के समीकरण में देखें, यदि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होते तो हम योगी को जिम्मेदार ठहरा सकते थे यहाँ पर सीटें कम होने पर। क्योंकि अब केंद्र का चुनाव था, मुद्दे केंद्र सरकार के थे, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि इसके लिए जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी बनती है। बीजेपी के पूरी जो रणनीति है, कहीं ना कहीं उसका एक योगदान है इस पूरे मामले में। और एक बड़ी बात जो बीजेपी शायद समझ नहीं पाई इस पूरे चुनाव में, हमने देखा जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, वो जातिगत जनगणना के मुद्दे को हवा दे रहे थे। जातिगत समीकरण जो यूपी बिहार में खासा प्रभावी है, उसको मुद्दे को उठा रहे थे और ये उसको समझ नहीं पाए, ये अपने दूसरे लाइन पर चले गए। संविधान बदलने की बात आने लगी, इस तरीके के जो मुद्दे आए जो जनता को नहीं छू रहे थे, उन मुद्दों पर बीजेपी गई और कांग्रेस उन मुद्दों पर गई जो एक एक जाति को समेटने के मुद्दे थे। तो उसका असर वहाँ पर रहा है। इसमें योगी के कार्यकाल की कोई ऐसा लगता नहीं कि योगी की वजह से चुनाव में वहाँ पर सीटें कम आई हों, ऐसा कुछ हुआ हो, क्योंकि योगी को लेकर जनता तो वहाँ की प्रसन्न है ना। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो हम और विधानसभा चुनाव में देखते हैं और राज्यों में देखते हैं, खासतौर पर हिंदी बेल्ट में, जिस तरह से योगी का एक मोदी के बाद कौन, तो एक ही नाम आता है योगी। अगर उनको हटाते हैं तो यूपी का तो जो नुकसान होना है, आसपास के राज्यों में भी आपको लगता है नुकसान होगा? निश्चित तौर पर योगी को हटा देते हैं, यदि उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान बीजेपी को चुनाव प्रचार में होगा। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि भगवा वो चेहरा है, जहाँ भगवा माना होता है उसको लेकर ग्रामीण मतदाताओं में खासा रुझान होता है। 2003 की हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो जब दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासन की कार्ड बीजेपी को नहीं मिल रही थी, तो एक भगवा
उमा भारती को यहाँ सामने लाया गया, जो भी ओबीसी की नेता थी। उमा भारती को पूरे प्रदेश में 1-1.5 साल तक घुमाया गया और असर क्या हुआ, एक तरफा वोट बीजेपी की तरफ गए। बीजेपी 173 सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बनाने में सफल हुई थी। तो ये जो एक उसका अपना एक असर है मतदाताओं में, वो बीजेपी बहुत अच्छे समझती। इसलिए तो आप देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी में 4-5 चेहरे आपको संसद में भगवा बैठे हुए दिख जाएंगे। यही पार्टी है जो उनको साथ लेकर चलती है, राम का नाम लेकर चलती है, अयोध्या का मुद्दा का लेकर चलती है, कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा लेकर चल रही है। और यदि लोगों को यदि लगता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का समाधान होना है, जन्मभूमि का समाधान होना है, उनको ये जो सपा के राज में जो गुंडागर्दी थी या बसपा के राज में जो एक अलग टाइप का सिस्टम चल रहा था, उसकी काट यदि उनको चाहिए तो योगी चेहरा दिखता है वहाँ पर। इसलिए बहुत आसान नहीं लगता है योगी को हटाना। ये चलती रहेगी खतबदाहत, जब भी कहीं भी सीटें कम होती हैं ये खतबदाहत होती है, क्योंकि आप लंबे समय से सरकार में हैं। 7 साल करीब उनको हो गए हैं। 2027 में चुनाव होने हैं, लोगों को लग रहा है ये आखिरी मौका, क्योंकि हर व्यक्ति की ये चाह होती है कि भाई ये हटें तो हमारा नंबर लगे, क्योंकि पीढ़ियाँ बैठ जाती हैं। कोई एक व्यक्ति लंबे समय तक पद पर बना रहता है तो जो अपने आप को योग्य समझते हैं वो फिर आगे नहीं बढ़ पाते, तो वो एक खतबदाहट है, ये कुछ दिन में शांत हो जाएगी। तो इसी के साथ इस पूरी बातचीत को हम लोग ख़त्म करेंगे। मेरा नाम शैलेंद्र है, आप देख रहे थे अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।